हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए व्हाइल राइटिंग आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द GS1 पेपर। तो जैसा कि आप जानते हो एचपीएस मेंस में जो हमारे GS 1 2 3 के पेपर्स हैं, इन तीनों पेपर्स के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। और अगर हम GS1 के पेपर की बात करें तो इस पेपर में हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स और फिर एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, सम सोशल इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट और गांधीयन थॉट्स। इसके बाद हिमाचल के हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर और सोशल इश्यूज के ऊपर हमसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे डिफरेंट वेरिड सब्जेक्ट्स, इनके बारे में पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपको GS1 के सिलेबस की इंफॉर्मेशन नहीं है या आप सिलेबस को लेकर के श्योर नहीं है कि किस तरीके के सब्जेक्ट्स यहां पर पूछे जाते हैं, तो एक बार सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए और जो सिलेबस है उस सिलेबस को जाकर के देखिए। पूरा सिलेबस जो है 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, सेकंड यूनिट फॉर ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड थर्ड यूनिट फॉर एथिक्स इन पब्लिक सर्विस एंड सम सोशल इश्यूज। तो इन सभी इश्यूज को, इन सभी यूनिट्स को एक बार देखिए और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। सबसे पहले अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अप्रोच यूज करने की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री और कल्चर की, हिस्ट्री और कल्चर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दीज आर वेरी फैक्चुअल एंड स्टैटिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर आपको मिक्स ऑफ फैक्चुअल एंड ऑल्सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं एथिक्स एंड सोसाइटी एंड गांधीयन थॉट्स की, तो यहां पर भी थ्योरी, एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफी ऑफ पब्लिक सर्विस, इसके ऊपर आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। और कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए पब्लिक सर्विस में, कैसे ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाई जाए पब्लिक सर्विस में, कैसे गांधीयन थॉट्स को आज के टाइम पर यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। फिर हिमाचल स्पेसिफिक जो कंपोनेंट है, हिमाचल का हिस्ट्री, हिमाचल की कल्चर, हिमाचल की सोसाइटी, खासतौर पे जो किनशिप के रिलेशंस हैं हिमाचल के ट्राइब्स के अंदर, और उसके बाद जो हिमाचल में आपकी ज्योग्राफी है और हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो काम किए जाते हैं, इसके ऊपर आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो हर कंपोनेंट का अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर मैं हिस्ट्री कल्चर की बात करूं तो यहां पर स्टैटिक क्वेश्चन है और ज्यादा फोकस होता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पे। तो यहां पर पहले आपको 4 मार्क्स के अगर क्वेश्चन की बात करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि बारदोली सत्याग्रह क्या होता है इसके बारे में बताइए, 1857 का रिवोल्ट का क्या इंपैक्ट हुआ ये चीज आप बताइए। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको इनोवेशन यहां पर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। कल्चर से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर, म्यूजिकल स्टाइल्स के ऊपर, टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मेमोराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेमोराइज। और उसके बाद वो जितनी चीजें आपने फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन मेमोराइज किया है उसको आंसर के अंदर कम से कम शब्दों के अंदर लिख के आना, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फॉर द हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट। ज्योग्राफी एंड डीएम की अगर यहां पर बात करें तो यहां पर आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन तो फिजिकल ज्योग्राफी की याद करनी पड़ेगी, लेकिन डायनामिक क्वेश्चन भी आपको ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ज्योग्राफी में बात करूं, भारत में सेटलमेंट्स को लेकर के आपका जो थ्योरी है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्बन एरियाज क्या होते हैं, अर्बन एरियाज किन जगहों पर अर्बन एरियाज जो है वो डेवलप होते हैं, अर्बन एरियाज की फिर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डायनामिक पार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अब जो क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखकर या हिमाचल की इकोलॉजी को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू फ्लैश फ्लड्स, रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स, ये स्पेशली इन दी हिमालयन इकोसिस्टम। तो वहां पर भी आपका डायनामिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम करता है और इसकी वजह से यहां पर आपको इनोवेशन का बहुत स्कोप मिलता है। तो आप थ्योरी तो लिखेंगे, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए व्हाट इज अ लैंडस्लाइड, तब तो डेफिनेशन है, उसमें ज्यादा इनोवेशन नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी इरेडिकेट और हाउ कैन वी चेक द प्रॉब्लम ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमाचल प्रदेश, तब वहां पर आपको इनोवेशन करने का, थोड़ा सा अपना यूनिक आंसर लिखने का, अपने नए आइडियाज देने का भी आपको स्कोप मिलता है। तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं ज्योग्राफी डीएम में। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट दोनों पे फोकस रहेगा। क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत हम स्टैटिक तरीके से करते हैं, कोई डेफिनेशन देकर के, कोई कॉन्टेक्स्ट देकर के, और उसकी बॉडी के अंदर हम अपना खुद का एप्लीकेशन या खुद का डायनामिक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल्स को यहां पर देखने की कोशिश करें तो ज्योग्राफी में 8 नंबर के क्वेश्चन ऐसे अक्सर पूछे जाते हैं कि इंडिया के अंदर जो डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स हैं, वो वेजिटेशन टाइप्स
किस तरीके की हैं और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले वेजिटेशन को आंसर के शुरुआत में छोटा सा डिफिनेशन देंगे और आप बताएंगे कि इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है, ये उसकी लिस्ट है। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है जहां पर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये अलग अलग वेजिटेशन टाइप्स मिलती हैं, लेकिन वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो वो फैक्टर्स क्या है, जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट में आपका रेनफॉल आता है, आपकी सनलाइट की अवेलेबिलिटी आती है, टेम्परेचर आता है, उसके बाद सॉइल आती है, उसके बाद आता है कि वहां की जो टोपोग्राफी है वो किस तरीके की है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको आप किस इनोवेटिव तरीके से वहां दिखा सकते हो वो वहां पर मैटर करता है। यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत होती है, यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाने की जरूरत होती है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएम का क्वेश्चन हो या ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, मैप, डायग्राम और फ्लो चार्ट जरूर बनाना है आपको आंसर के अंदर, उससे ही आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे बाकी एस्पिरेंट्स की कंपैरिजन में। इफ वी टॉक अबाउट एथिक्स, सोसाइटी एंड गांधीयन थॉट्स, अगेन हिस्ट्री कल्चर की तरह ही यहां पर बहुत सारी चीजें याद करने वाली भी हैं, कॉन्सेप्ट यहां पर समझने वाले हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल बेसिस क्या होता है पब्लिक सर्विस का, पब्लिक सर्विस की फिलॉसफी क्या होती है, पब्लिक सर्विस के अंदर ट्रांसपेरेंसी का, ऑब्जेक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी लाई जा सकती है पब्लिक ऑफिशियल्स के कॉन्डक्ट में, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्टैटिक तरीके से पढ़नी पड़ती हैं। फिर गांधीयन थॉट्स क्या है। अब गांधीयन थॉट्स जो हैं उसमें इनोवेशन का कोई स्कोप नहीं है, जो गांधी जी के थॉट्स हैं उसको ही आपको पढ़ना है और वही थॉट्स आपको लिखकर बताने हैं। आपका रोल कहां पर आएगा अगर आपसे पूछा जाए कि वो गांधीयन थॉट्स रेलेवेंट कैसे हैं आज के जमाने में, आज के टाइम्स में उन थॉट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वहां पर आप एग्जांपल्स देंगे अपने हिसाब से और वो दिखाएगा कि कितना बेटर अंडरस्टैंड करते हैं हम गांधीयन थॉट्स को। सो यहां पे भी अगेन स्टैटिक इंफॉर्मेशन याद करना और उसकी एप्लीकेशन करना मॉडर्न टाइम्स में, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम पब्लिक सर्विस को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेनिंग जो पब्लिक ऑफिसर्स को दी जाती है उसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं, गांधीयन थॉट्स को किस तरीके से यूज करके मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स उनको हम लोग दूर कर सकते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, पॉल्यूशन हो, कैपिटलिज्म की वजह से जो वेल्थ इनइक्वालिटी आ रही है उसकी बात हो, गवर्नेंस के इश्यूज हो, करप्शन हो, इसमें गांधीयन थॉट्स किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ने की जरूरत होती है। और अगेन स्टैटिक आंसर से शुरुआत होगी और बॉडी के अंदर जाकर के थोड़ा सा आप लोग अपना कॉन्सेप्ट या अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। हिमाचल जीके आई थिंक इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। इसमें आपको हिमाचल की पूरी हिस्ट्री, खास तौर पे हिमाचल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है प्रजामंडल मूवमेंट के थ्रू या दूसरी मूवमेंट्स के थ्रू इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम मिलने के बाद हिमाचल किस तरीके से स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज होता है, उसकी क्या क्रोनोलॉजी और हिस्ट्री रही है, वो चीजें आपको याद करनी है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हिमाचल के रहे वो पता होने चाहिए, और ये चीज आपका हिमाचल हिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। फिर अगर हिमाचल कल्चर की बात करें तो हिमाचल की कल्चर में जो टेम्पल्स हैं और हिमाचल की सोसाइटी के अंदर आपके जो डिफरेंट किनशिप के या मैरिज के या एडॉप्शन के जो तरीके हैं, खास तौर पर जो शेड्यूल ट्राइब्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोशल कस्टम्स, और फिर बात आती है ज्योग्राफी और डीएम की। ज्योग्राफी और डीएम में बेसिकली हिमाचल की वेजिटेशन, हिमाचल के ज्योग्राफिक रीजन्स और हिमाचल के अंदर जो डिजास्टर्स बहुत ज्यादा प्रोन है, जैसे अर्थक्वेक है और आपकी लैंडस्लाइड्स हैं, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। दिस इज एनफ। हिमाचल के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हिमाचल से जुड़े हुए, तो उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोराइजेशन करनी है और प्रैक्टिस करनी है, और इंफॉर्मेशन बहुत एक्यूरेट रहनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो बहुत अच्छी हिमाचल की तैयारी करके जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप गलत ना दें, वहां पर ब्लफ ना करें, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश हमें बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी आंसर के अंदर। अगर हमें किसी आंसर की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें गलत इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं देनी है, राइट। फिर बात आती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि पैराग्राफ या पॉइंट वाइज आंसर देने की जरूरत होती है। तो यहां पर क्वेश्चन की टाइप के हिसाब से यू डिसाइड वेदर यू हैव टू गिव आंसर इन पैराग्राफ और पॉइंट फॉर्मेट। ज्यादातर आंसर्स आप पॉइंट फॉर्मेट में ही देते हैं, क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट के अंदर आपके लिए भी आसान होता है। यह ध्यान रखना कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी दे दी है और कौन सी इंफॉर्मेशन अभी आपको देनी है। इसके अलावा एग्जामिनर को भी आसान होता है कि वो हर एक पॉइंट को सेपरेटली पढ़ के आपका आंसर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन क्रिटिकली द बाउंड्री सेटलमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सॉरी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो यहां पर जो भी बाउंड्री सेटलमेंट्स हुई, अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो यहां पर आपको अलग अलग पॉइंट्स बताने पड़ेंगे।
कौन सी बाउंड्री सेटलमेंट्स हुई और उसके क्या प्रोज या कॉन्स थे, तो वो पॉइंट वाइज ही आपको लिखने पड़ेंगे। इसी तरीके से कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइलैंड्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तो यहां पर पैराग्राफ में आंसर नहीं दे पाएंगे आप, आपको पॉइंट वाइज डिफरेंस बताना पड़ेगा कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो पॉइंट वाइज आंसर जो है ये मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको पॉइंट वाइज ही देने की जरूरत होती है। इसमें आपके ज्योग्राफी के, डीएम के, इसके अलावा हिस्ट्री और कल्चर के भी, खासतौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें और कल्चर की बात करें, एंड एथिक्स, यहां पर आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा स्कोप होता है कि आप पैराग्राफ का भी ध्यान रखें, जैसे ज्योग्राफिकल नोट ऑन मानतलाई लेक, ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स के कई क्वेश्चंस में आपको पॉइंट वाइज आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक शॉर्ट पैराग्राफ या शॉर्ट नोट के अंदर अपना आंसर दे सकते हो। जैसे कि मानतलाई लेक के बारे में आपको अगर बताना है तो आप एक शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें 4 या 5 लाइंस हो, उसको आप यहां पर अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हर लाइन में आपके 10 वर्ड्स होंगे। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, अगेन आपको सिर्फ फिलोसॉफिकल बेसिस उसको मेंशन करना है, तो यहां पर अलग अलग पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है। आप एक ही पैराग्राफ के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 2 पैराग्राफ के अंदर फिलोसॉफिकल बेसिस जो है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप यहां पर एक शॉर्ट पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन क्लास, रेस, एथनिसिटी। अब ये एक तरीके का हाइब्रिड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, व्हाई इज जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जेंडर क्यों एक बेसिस बनता है फॉर स्ट्रेटिफिकेशन, इसका आंसर सिर्फ एक पैरा में दिया जा सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है कि जेंडर क्लास के साथ, रेस के साथ, एथनिसिटी के साथ कैसे इंटरसेक्ट करता है और इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है, उसके आंसर के लिए आप पॉइंट वाइज जाएंगे। क्लास के पॉइंट अलग देंगे, रेस के पॉइंट अलग देंगे, एथनिसिटी के पॉइंट अलग देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यू अंडरस्टैंड कि कोई एक सेट तरीका नहीं है आंसर्स को लिखने का कि मैं आपको कह दूं कि सारे क्वेश्चंस को पैराग्राफ वाइज ही या पॉइंट वाइज ही आप दीजिए। आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपको फैसला करना होगा कि पैराग्राफ और पॉइंट वाइज विच इज अ बेटर वे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन मांगी है जो 4-5 लाइनों में दी जा सकती है, तो आप उसको पैराग्राफ में दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपसे कुछ एग्जामिन या कुछ डिफरेंसेस पूछे गए हैं या कंपैरिजन करने को बोला गया है या क्रिटिकली डिस्कस करके आपको कुछ व्यू पॉइंट मांगा गया है, तो वहां पर आप पॉइंट वाइज अपना आंसर दीजिए और फाइनल एक छोटे पैराग्राफ के अंदर अपना कंक्लूजन दीजिए। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन का आधा पार्ट पैराग्राफ और आधा पार्ट पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर आप देंगे तो भी आपका आंसर चलता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव है एग्जामिनर को आपकी बातें जो है वो समझ आनी चाहिए, एग्जामिनर आपका आंसर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि एग्जामिनर को जो भी आंसर आपने लिखा है वो क्लियरली समझ आए। अगर एक ही बड़ा सा पैराग्राफ आप लिख देते हैं ऑफ 120 वर्ड्स 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो पूरा पैराग्राफ एग्जामिनर पढ़ेगा तो जरूर, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शायद उसको याद नहीं आएंगी, उसको क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो इसीलिए अलग अलग पॉइंट्स बना करके अगर आप बड़े आंसर्स के अंदर 20 मार्कर के अंदर, 8 मार्कर के अंदर लिखें तो बेटर है। 4 मार्कर के अंदर अगर आप 1-2 पैराग्राफ के अंदर भी अपना आंसर दे देते हैं तो भी वो एग्जामिनर को इजीली समझ आ जाता है। तो ये तरीका है आंसर्स को लिखने का, पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज। कुछ पॉइंट्स को फाइनली आप जरूर रिमेंबर रखिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकैबुलरी आपके आंसर्स के अंदर होनी चाहिए। जैसे अगर आप डीएम का आंसर लिख रहे हैं तो वहां डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टर्म्स होती हैं, जैसे रिस्क, वल्नरेबिलिटी, हैजर्ड क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी आंसर के अंदर। अगर आप हिस्ट्री के आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर टाइमलाइन के तौर पे आपको बात करनी पड़ेगी कि पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट का जो वोकैब है उस वोकैब को आप लोग जरूर यूज करिए, ठीक है। अगर बिल्कुल जनरल तरीके के वर्ड्स आप यूज करेंगे, ज्योग्राफी के आंसर्स में भी वही वर्ड्स हैं, एथिक्स के आंसर में भी वही वर्ड्स हैं, तब आपके आंसर बिल्कुल जनरल लगने लगते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आपको आंसर्स के अंदर नहीं मिलते हैं। सो मेक श्योर कि कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरी सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर कल्चर हो, वहां पर आपको ध्यान रखनी है। फिर हिमाचल स्पेसिफिक एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा अपने आंसर्स के अंदर इंक्लूड करिए। भले ही क्वेश्चन इंडिया या वर्ल्ड लेवल का है, आप इंडिया वर्ल्ड लेवल के एग्जांपल्स भी दीजिए, लेकिन हिमाचल के एग्जांपल्स देने से कभी आपको शर्माना नहीं चाहिए। एट द एंड द एग्जाम इज फॉर हिमाचल प्रदेश सर्विसेज। तो अगर आप हिमाचल के स्पेसिफिक एग्जांपल्स देंगे तो वो बहुत अच्छा एक इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। लेकिन ध्यान रखिए एग्जांपल्स जो है वो वेल नोन होने चाहिए।
ऐसे एग्जांपल्स होने चाहिए जो एग्जामिनर को भी पता हो। अगर आपने कोई ऐसा एग्जांपल दिया, भले ही वो एग्जांपल रियल लाइफ का है और सही है, लेकिन उसको एग्जामिनर नहीं जानता है, तो उस एग्जामिनर को वो एग्जांपल पढ़ करके वो इंपैक्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा मार्क्स के टर्म में। तो ऑलवेज मेक श्योर कि एग्जांपल्स थोड़े वेल नोन हो। अगर वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के हैं तब भी वो फेमस होने चाहिए, और अगर हिमाचल स्पेसिफिक है तब भी फेमस होने चाहिए, और रेलेवेंट होने चाहिए क्वेश्चंस को लेकर के। ऐसा जरूरी नहीं कि बस एग्जांपल्स देने के लिए ही आप एग्जांपल्स लिखते जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में आप बात कह रहे हैं उससे वो रेलेवेंट एग्जांपल होना चाहिए। फिर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। ये स्टाइल आपको यूज करनी है खास तौर पर हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, एथिक्स और गांधीयन थॉट्स के लिए आपको ये स्टाइल जरूर यूज करनी है। 4 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा होता है कई बार कि आपको इतना अलग अलग डिमार्केशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। वहां पर आपका जो आंसर है छोटा एक लाइन के इंट्रो के बाद सीधा बॉडी और आंसर खत्म। लेकिन 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आंसर्स को इस तरीके से बाइफरकेट करो, एक इंट्रो दो, एक बॉडी दो, एक कंक्लूजन दो। इंट्रो जो है वो एक पैराग्राफ फॉर्म में हो सकता है, बॉडी आपकी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हो सकती है, और फिर कंक्लूजन जो है वो दोबारा से आपका एक पैराग्राफ, छोटे से पैराग्राफ के फॉर्म में हो सकता है। बट मेक श्योर कि ये स्ट्रक्चर अगर आपके आंसर के अंदर रहेगा तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी ज्यादा अच्छा लगता है वो आंसर, और आपको लिखते टाइम भी ज्यादा क्लैरिटी रहती है कि आपका आंसर जो है वर्ड लिमिट के अंदर भी रहे और सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उस आंसर के अंदर चली जाए। फाइनली, ट्राई टू बी इनोवेटिव इन 8 एंड 20 मार्कर क्वेश्चन। जो 4 मार्कर क्वेश्चन है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है यूजुअली, लेकिन 8 और 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इनोवेटिव रहना पड़ता है। दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लेने हैं अगर आपको, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपका आंसर थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा बेटर हो एज कंपेयर टू मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स। वो कैसे होगा? वो होगा डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स बना करके, वो होगा अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ अलग तरीके के इश्यूज को यूज करके। जैसे कि अगर आप पॉइंट वाइज आंसर्स लिख रहे हैं लेकिन आप बीच में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो उसके साथ एक साइड टेबल बना करके, यहां पर आपने पॉइंट्स लिखे हैं, फिर एक साइड टेबल बना करके एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप यहां पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दो। तो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव तरीके से आप इंफॉर्मेशन दो एग्जामिनर को, ताकि जो एग्जामिनर 100 कॉपीज चेक कर रहा है, 50 कॉपीज चेक कर रहा है एक सब्जेक्ट की, जब आपके आंसर कॉपीज के सामने आए तो आपके आंसर्स उसको अलग से दिखे, आपके आंसर्स उसको डिफरेंट लगे दूसरे आंसर से, एंड तब वो आपको थोड़े मार्क्स भी डिफरेंट देगा एज कंपेयर टू मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स, राइट। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग आंसर्स फॉर द जीएस पेपर 1। इन चीजों को ही आपके अंदर इनकलकेट करने के लिए हम 2023 का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें आपको जीएस और सीसैट और हिमाचल जीके का तो पूरा मॉड्यूल मिलता है वीडियो लेक्चर्स और हैंडआउट्स के साथ। इसी के साथ हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, और मेंस की टेस्ट सीरीज में पर्सनल फीडबैक इज आल्सो देयर व्हिच विल गाइड यू कि किस तरीके के आंसर्स आप लिख रहे हैं और उनको कैसे आप लोग बेटर बना सकते हैं, राइट। वी आल्सो हैव दिस मेंस क्रैश कोर्स फॉर 2022 एंड मेंस टेस्ट सीरीज फॉर 2023, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को और बेटर बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं आपके साथ मिलकर के, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और जो इनपुट्स हमने यहां पर डिस्कस किए उनको आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे अपने आंसर राइटिंग स्टाइल्स के अंदर, और इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।